अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि जब रियासत किसी गिरावट का शिकार होती है तो फिर वो एक अनएंडिंग प्रोसेस, एक स्पायरल में पकड़ी जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में रोज़ नित नए ड्रामे किए जा रहे हैं, नित नई जो है बदनामियाँ कमाई जा रही हैं, नित नए तरीक़ों से जस्टिस सिस्टम को अपाहज किया जा रहा है। अभी मेरे दोस्त नईम पंजोता साहब और खालिद साहब ये लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आज सुबह से तमाशा देख रहे थे कि किस तरीके से इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। आज जज साहब ने वादा किया था, आज उन्होंने जो लास्ट हेयरिंग के ऊपर कहा था जी कि अगली हेयरिंग के ऊपर अगर आप ना भी आए तो मैं फ़ैसला दे दूँगा। आज सुबह से रिजवान अब्बासी साहब जिनका नाम है और वो एक टाउट वकील के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं, वो उनका इंतज़ार कर रहा था। इंसाफ की जो बैठक थी वो उस टाउट का इंतज़ार कर रहे थे। पहले पता चला कि जी 10 बजे लगनी है, फिर पता चला 11 बजे लगनी है अदालत, फिर पता चला जी कि 12 बजे के बाद आएंगे। अब ये नईम साहब डिटेल बताएंगे कि कब वो अदालत लगी और किस तरीके से ये टाउट जो था ये फाइनली पहली बाय द वे 2 हेयरिंग्स के ऊपर ये भागा हुआ था अदालत से, वर्चुअली एब्सकॉन्ड कर चुका हुआ था। आज आया और उसने चंद मिनट सिर्फ ये अदालत को ये थ्रेटन किया कि आज मैं अपनी जो सबमिशंस है वो पूरी नहीं कर सकूंगा, और ये सबमिशंस देने से कबल ही उसने ये धमकी जो है वो अदालत को लगाई और आपको ये मुकदमा जो है इसमें आप कम से कम मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दें ताकि मैं आके अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल करूं और उसके बाद आप इसकी जजमेंट दें। तो और वो अदालत जब उसने अपने दलाइल शुरू किए तो वो दलाइल शुरू करने के दौरान ही रोस्ट्रम से उतरा और गायब हो गया एज इन द पास्ट, और अदालत जो है उसका मुंह देखने की बजाय और उसको जजमेंट अपनी देने की बजाय उन्होंने आज एक दफ़ा फिर 24 अप्रैल तक की तारीख जो है वो दायर कर दी। बाकी तफसील मेरा ख्याल है कि नईम ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे। नईम बताइए क्या हुआ अदालत में आज। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताता जाऊं कि इद्दत के दौरान निकाह वाले केस के अंदर खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सजाएं सुनाई गई थी, तो उनके हवाले से उस फैसले को चैलेंज किया था, उसमें अपील थी। आज 8 बजे हमारी टीम वहाँ पर हम सब मौजूद थे, लेकिन ये कहा गया कि रिजवान अब्बासी साहब जो कि खाबर मानिका के वकील हैं, जो कि हर मुकदमे में सरकार की तरफ से पेश होते हैं और इस मुकदमे में खाबर मानिका के वकील बन के आए हैं, और ये सरकार कहती है कि हमारा इस किसी भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने देखा होगा, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो अलकादे ट्रस्ट केस हो, हर केस में ये सरकार की तरफ से बतौर वकील पेश हुए हैं। 10 बजे का टाइम, फिर 1 बजे का टाइम, 1 बजे समाअत शुरू हुई है। थोड़ी सी समाअत के बाद वो कहते हैं जी कि मेरे पास मैं पूरा तैयार होकर नहीं आया। अदालत ने कहा कि आप दलाइल जो हैं वो जारी रखें। दलाइल दिए गए। दलाइल क्या दिए गए? जजमेंट पढ़ी गई 50 सफ़ों की, और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आप मजीद जारी रखें, क्यों रोक गए? फिर उन्होंने ये किया कि कंप्लेंट पढ़ने लग पड़े। तमाम चीज़ें आज उन्होंने रीड आउट की हैं, उसके बावजूद उनका दिल ये था कि इस मामले को लटकाया जाए। दरमियान जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो जानबूझकर 10-10 सेकंड रुक जाना ताकि घड़ी का टाइम जो है पूरा हो और मामला लिंगर ऑन हो। ईद से पहले इसलिए भागे कि ईद के ऊपर बुशरा बीबी साहबा घर में ईद ना करें, क्योंकि वो इस वक्त एक केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। खान साहब जो हैं वो इस वक्त 3 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा आज फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। हमने अदालत के सामने ये रखा कि 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, रात 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए, सिर्फ इसलिए कि मायूसी पैदा हो, 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाएं ताकि लोग जो है इमरान खान को वोट ना कास्ट करें कि इमरान खान का फ्यूचर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो साबित किया। उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये कहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, तो आज फिर मामला लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? आज क्यों नहीं जस्टिस दिया जा रहा? लेकिन अदालत के सामने मई के महीने की डेट मांगी गई जानबूझ करके। मेरे केसेस हैं
यही वकील साहब थे, 14-14 घंटे वहां पर रहे, 3-3 अदालतें लगती रहीं, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि कोई ब्रेक हो, 5 मिनट का वक्फा दिया जाता था, फिर समाअत शुरू हो जाती थी। पूरा दिन खान साहब को, बीबी साहबा को अदालत में बिठाए रखा गया और सजाएं सुनाई गई। स्पीडी जस्टिस आज कहां है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा? डिलेड जस्टिस, जिस सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए, और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है, कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ? कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर साबित कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिले टैक्टिक्स करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूंगा जो करने जरूरी हैं। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं, मजीद जो है वो इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालते हैं। थैंक यू। नहीं, केस की आपने तफसीलात बताई हैं। अब ये एक और तमाशा हो रहा है, ये जो जज साहिबान हैं जो कि फ़र्द वाहिद के मफकूद हैं, अब इनसे काम लिया जा रहा है पिछले सालों से, और इसके अलावा चारा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये परमानेंटली मफकूद हो जाए। इसलिए अब हुकूमत वक्त जो है वो ताकतों के इशारे के ऊपर और तयशुदा असूलों के मुनाफी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि इन लोगों का पर्पस सर्व कर रहे हैं, इसलिए अब उनको एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए चीफ जस्टिस बनाने का प्रपोजल जो है वो मेरा ख्याल है कि आखिरी मराहिल में है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जी शायद इन बाई इलेक्शन से पहले या उसके फ़ौरन बाद जो है वो नेशनल असम्बली में डाला जाएगा, और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल तक लाजमी करार दे दी जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एज चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, उनको 40-45 साल पुरानी जो थी डायरेक्शन ऑफ जस्टिस जो थी वो तो नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने आज के दिन में जस्टिस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। वहां उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो उनकी आंखें देख नहीं सकती हैं, उनके कान सुन नहीं सकते हैं, उनकी जुबान बोल नहीं सकते, क्योंकि वो भी मफकूद हैं उन ताकतों के जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। हम इस मूव को पूरी ताकत, अपनी पूरी पार्लियामेंट्री ताकत के साथ अपोज करेंगे। जो तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए। ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई मॉरल स्टेचर एंड स्टैंडिंग नहीं है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये खिलवाड़ करें आइन के साथ, ये तयशुदा जो असूल हैं उनको वायलेट करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। ये हम नहीं होने देंगे। अपनी पूरी ताकत के साथ पीटीआई जो है वो खड़ी रहेगी इनके साथ। और इसके साथ साथ बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, पहले तो हम सुनते थे कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आज पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। किसी एक फौजी जेसीओ के घर में पुलिस ने पुलिस गर्दी की जिसके वो आदी हो चुके हुए हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो है उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उनको किडनैप करके थानों में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एजेंसीज के हवाले किया गया, वहां उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सबली उनकी लॉयल्टीज, पॉलिटिकल लॉयल्टीज कन्वर्ट करवाई गई, चेंज करवाई गई। उस वक्त तो कोई दूसरा अदारा जो था उसको ये पुलिस गर्दी नजर नहीं आई, क्योंकि ये पुलिस गर्दी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ,
जिनको कैद करना, जिनको खत्म करना, जिनके ऊपर जबर और फस्तायत की बंटवार करना, वो मकसद था। लेकिन एक जेसीओ के साथ, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर वो सब देख सकते हैं कि क्या किया गया। क्या एक दादरसी उस शख्स की तो होगी जिसके घर के ऊपर पुलिस ने पुलिसगर्दी की, लेकिन क्या पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दादरसी कहीं होगी? क्या उन की दादरसी करने के लिए भी कोई अदारा खड़ा होगा, या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाएं हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर तो पुलिस गर्दी भी हो जाती है और अदारा गर्दी भी हो जाती है, उनके जस्टिस को डिले कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनके हकूक सलब कर दिए जाते हैं, उनके साथ पकड़ के उनके साथ जो भी हो सकता है वो करे। लेकिन जब इंसाफ के तकाजों की बात होती है तो हमारे फॉरेन ऑफिस की जुबान मफकूद हो जाती है। कल अगर आप ईरान के रिटेलिएटरी असॉल्ट के बाद इनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें इजराइल का नाम लेने की जुर्रत नहीं हुई है हुकूमत पाकिस्तान को, जो पिछले 7 महीने से गाजा में मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रहा है। हिम्मत नहीं हुई है हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के कि इजराइल का नाम भी ले सके। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी ये स्टेटमेंट भेज दूंगा। इससे ज्यादा गोल मटोल स्टेटमेंट मैंने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं देखी। तो क्या आज हम मुसलमानों के जेनोसाइड में एक फरीक के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं? कहां कहां आपने जाके मुल्क को बेचना है? कहां कहां मुल्क का सौदा करना है? क्या मिलेगा आपको ये सौदा करके, ये मुल्क बेच के और मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट को बेच के? इस घिनौने काम को खत्म कर दें, ये और नहीं चल सकता। इससे सिर्फ एक चीज कमजोर हो रही है और वो है जो खोखली हो चुकी हुई है। इसकी फाउंडेशंस जो है वो बॉबल कर रही हैं, जिनमें कोई सख्त कोई ताकत नहीं रही है, क्योंकि 76 साल से इस मुल्क को लूटा गया है, 76 साल से इस मुल्क को रेप किया गया है, और रेप करने वाले और लूटने वाले आज भी हुकूमत पर बराजुमान हैं। आज भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हुकूमत पर बराजुमान है। और मुल्क का सिस्टम जो है, मुल्क का आइन जो है, मुल्क का कानून जो है, उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। कोई भी इन लोगों को रोकने की पोजीशन में नहीं है। कहां पुश कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं हम रियासत को? कब हमारे दिल को चैन होगा कि अब हमने रियासत के साथ बहुत कुछ कर लिया है? कौन सी वो आंसर है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि कन्विंस करेंगे कि भाई अब इसको बख्श दो? हमारे ऊपर 9 मई की तलवार लटकाई गई है, पिछले 8, 9, 10 महीने से लटक रही, 11 महीने से लटक रही है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, उसकी नहीं की गई, कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सजाएं डिश आउट करनी शुरू कर दी हैं मिलिट्री कोर्ट से। कहां का इंसाफ है ये? किस इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? किस कानून के तकाजे पूरे हो रहे हैं? किस आइन के तकाजे पूरे हो रहे हैं? हमारी जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। वो ये चीफ जस्टिस साहब जो है उसको सुनने पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब बिकाऊ माल है, बिका हुआ माल है ये।
अब ये जो आपका ये बहावल नगर का जो इशू हुआ है, इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है, वो वही टाउट्स हैं, वो 3 अदर टाउट्स बिठा दिए गए हैं, वो इसके ऊपर जो मिट्टी डालेंगे। हम इसकी भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। इस मुल्क में कभी तो ऐसा कोई एक रस्म डालिए कि असल मुजरिमीन जो है उनको अनर्थ किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके, उनको सजाएं दी जा सकें और अवाम को बख्शा जाए। हमेशा अवाम ही इस मुल्क के जबर और फस्तायत के शिकार होते हैं। यह रस्म खत्म होनी चाहिए। अब खालिद साहब, आप कुछ पॉलिटिकल देख लीजिए जो सिचुएशन है। हमारे दोस्त आए हुए हैं, इनको बता दीजिए क्या क्या हो रहा है सर। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म आप चलिए, वो कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके साथ हमेशा इधर गुफ्तगू होती है। ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, बाकी मेरे साथियों ने बोल दिया हुआ, स्पेशली बावल नगर के ऊपर। अब ये मुल्क एक ऐसा मजाक बन चुका है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मेरे ख्याल में 75 साल में पाकिस्तान ने इतना बड़ा सेलिब्रिटी पैदा नहीं किया जो कि इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तानियों को मिला, और साबिक वज़ीर आज़म है, एक पार्टी का चेयरमैन है, उसके ऊपर अटेम्प्ट होती है मर्डर की, गोलियां लगती, वीडियो फुटेजेस हैं, और वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। 6 हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अपने मतलब के केसेस लेने के, जो फैसले लेने के, और उसके लिए हर गिरी हुई हरकत इस्लाम में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस से बढ़ा, और बेडरूमों में कैमरे लगाए। तो ये पहला मुल्क है कि जहां पर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी इक़दाम कत्ल के अपने ऊपर होने की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज नहीं कर सकता। जजेस अलग इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस को पुलिस थाने में जाके मार मार के हशर उनका कर दिया, पूरे पुलिस थाने को तोड़ दिया, सीसीटीवी फुटेजेस उठाई, और पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। मतलब खान साहब के केस में तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कर दी, इधर तो इतना निजाम बेबस है कि अपनी मुद्दत में भी ये एफआईआर नहीं कर सके। तो अब ऐसा जिस वक्त आलम हो, हुकूमत एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो, तो आप किससे बात करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम मजाक है। मैं उमर अयूब साहब को और रऊफ हसन साहब को अक्सर मैं अब कहता रहता हूं कि हमें पार्लियामेंट में कुछ कॉमेडियंस भेजने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, कोई डायलॉग ही नहीं हो सकता। और एक ऐसी हुकूमत जिसकी जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, वो कैसे अवाम के फैसले करेंगे? याद होगा अमेरिका में एक बड़ी मुहिम चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जीबी में भी आज टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू है। वो यही कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे फाइनेंशियल, आप हमारे से कटौतियां करें, चीजें कलेक्ट करें। आप कैसे कर सकते हैं कि जबकि हम उस फोरम में हैं ही नहीं? तो मेरा यह सवाल होगा कि अब तो पूरी ये जो पार्लियामेंट बनी है, इसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये जो हुकूमत है, ये तो पूरा एक निजाम ही मजाक बन गया हुआ। मैं अब आगे मैं 9th आ रहा है, 1 साल इसका कंप्लीट होने वाला, और इस 9 मई की आड़ में जो खिलवाड़ किया गया रियासत के साथ, कि सबसे अहम इदारा हमारी फौज है,
खान साहब ने हमेशा ये याद रखी, इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद की, लेकिन फौज के ऊपर हमेशा कहा कि ये मेरी फौज है और हर पाकिस्तानी को फख्र। इस 9 मई को क्या ऐसा काम किया गया कि इदारों को बदनाम किया गया, अवाम के ऊपर जुल्म किया और तसादुम की एक कैफियत पैदा की गई। और इसके ऊपर 4-5 दिन के अंदर हमने काफ़ी प्रिपरेशन की हुई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद बैठ के एक एक्सक्लूसिव इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के ऊपर करूंगा और बहुत ज़्यादा सवालात हैं अब, और अब हम सवालात पूछेंगे, हमारा हक है, हम पूछेंगे कि ये 9 मई हुआ कैसे। जिस शहर में 25 से 30 हजार की पुलिस है, रेंजर्स हैं, 2 डिवीजन की आर्मी है, वो जो गैरिजन की सिक्योरिटी है, कोर कमांडर हाउस की अपनी सिक्योरिटी है, 2 से 3 घंटे में लगे लिबर्टी चौक से लोग उधर आए, और जो कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेजेस हैं 500 से ऊपर लोग नहीं है। किधर गई थी पुलिस, किधर गई सारी सिक्योरिटी? क्या ऐसा मामला हुआ था? 9 मई के दिन सिर्फ एक इलाका था जिसके अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, वो थी गिलगित बल्तिस्तान। मैं चीफ मिनिस्टर था, पीटीआई की हुकूमत थी, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन एक गमला नहीं टूटा गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो क्या ऐसी वजह हुई कि पूरी पीटीआई जोर लगा के रैली नहीं कर सकती, बंदे मार दिए जाते हैं पीटीआई के? तो 9 मई में ऐसा क्या हुआ था? तो ये इंशाअल्लाह ताला हम 5-6 दिनों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 9 मई के ऊपर, और एक्चुअल हकाइक हम ला के रखेंगे और सवालात भी हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक कंसर्निंग चीज है, क्योंकि मजाक तो पूरा किया हुआ निजाम का, 4 एप्लीकेशंस नेब कोर्ट में खान साहब की सेहत के हवाले से मेडिकल चेकअप के लिए दी गई हैं। 4 एप्लीकेशंस है, और आज अभी खालिद साहब दोबारा जा रहे थे एक एप्लीकेशन देने के लिए नेब कोर्ट में, परमिशन नहीं दी जा रही चेकअप की। बीबी साहिबा, उनकी एंडोस्कोपी होनी है, और वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शौकत खानम से करवाई जाए, डॉक्टर आसिम साहब। तो ये जो हमारा पैगाम है, ये अवाम के लिए, क्योंकि इदारों के ऊपर तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आज भी ज़िमनी इलेक्शन में वही पुलिस गर्दी उरूज पर है, हमारे किसी कैंडिडेट को कैंपेन नहीं करनी दी जा रही है, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होने दी जा रही। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये अगला जो हमारा 3-4-5 दिन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके ऊपर हम ये सारा खोल के बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ये सवाल जो हैं ये पाइल अप होंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं, और वो सवालात अब वर्चुअली डेली बेसिस के ऊपर सामने आएंगे। और ये सारा जो कैंपेन है, ये सवाल पूछने तक नहीं रहेगा, बल्कि सवाल जिनसे पूछे जा रहे हैं उनकी पकड़ भी शुरू होगी। ये आवाम का एक सैलाब जो है वो देख रहा हूँ मैं, नॉट इन द वेरी डिस्टेंट फ्यूचर बट इन द वेरी नियर फ्यूचर। ये लोग निकलेंगे, क्योंकि मुल्क में जो निज़ाम इस वक्त लागू किया गया है, जिस निज़ाम को चलाया जा रहा है, उस निज़ाम से हुकूमतें, उस निज़ाम से ममलिकतें आगे नहीं बढ़ती हैं, नहीं बढ़ सकती, एक रिग्रेस करती हैं, एक रिग्रेशन जो है वो तारी है यहाँ। और एक तबका जो है जो कि अपनी जराइम की वजह से मुल्क के ऊपर बराजमान है, मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने, वो अपना स्टैंगल होल्ड जो है वो और टाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जो है उनका जमे गफ़ीर है, जो कि मतलब लिटरली वो बॉयल कर रहा है, और उसको आप ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। नहीं, आपने मेरा ख्याल है एक बात आप भूल गए हैं, वो भी आप बता दीजिए जो अभी आप मुझे बता रहे थे। मैं एक बात जो ऐड करना चाहता हूँ मज़ीद, वो ये है कि उस वक्त अटक जेल में कैमरे लगाए गए, ये इमरान खान साहब इंसान का तकद्दुस किस तरीके से पामाल किया जाता है, ये उसकी कहानी है, सुन लीजिए। कि कैमरे लगाए गए इमरान खान साहब के वाशरूम के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। इसी तरह
बुशरा बीबी साहबा के बेडरूम में और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। हम इसके ऊपर मुतालबा ये करते हैं कि फिल फॉर एक्शन लेकर, अदालत से ही मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीम भिजवाई जाए, कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो जाए और वहां पर जाकर चेक करे और जो कैमरे वहां पर लगाए गए उनको उतारा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। क्या इस गिरावट से ज्यादा कोई गिरी हुई बात हो सकती है? क्या आप एक खातून की प्रिवेसी जो है उसको आप इन्फ्रिंज करें, वहां कैमरे फिक्स करें, वहां उनकी तस्वीर बनाई जाए? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उसकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करें, उनकी तस्वीर बनाएं। क्या इससे ज्यादा गिरी हुई गिरावट हो सकती है? किस मुंह से ये अपने आप को हुकूमत कहते हैं? किस मुंह से अपने आप को ये रूलिंग एलीट कहते हैं? ये मुजरिम हैं, इनके जहन जो है वो मुजरिमाना है, वो मुजरिमाना फेल ही सिर्फ सोच सकते हैं और वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शराफत इनके पास से गुजर के नहीं गई, ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं, अंदर से ये बहुत ही गिरी हुई माइंडसेट है जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर बराजमान है। ये नहीं चलेगी, और मेरे मार्क माई वर्ड्स, ये नहीं चलेगी। वो फैज साहब ने बहुत पहले सुबह आज़ादी के नाम से एक पोइम लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, उसको एक दफ़ा फिर जाके पढ़िए। आज से हम 60, 65, 70 साल वो पोइम को हो गए लिखे हुए, आज तक हम अपनी मंजिल के हसूल के लिए सरगर्दा हैं और हम मंजिल इन लोगों की वजह से हमसे और दूर होती जा रही है। क्या फरमाया? एक सेकंड सर, आप जाइए, जरूर पढ़िएगा और आपको इस मुल्क की इस वक्त की हकीकत जो है वो आप पर आश्कार होगी। जी बताइए सर। हम फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं, मैंने 2 दफा की है। देखिए, मैं ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैंने आज नहीं दी है। ये अगर आप मेरे पिछले 3-4 महीनों में प्रोग्राम्स देखें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या मेरी राइटिंग्स देखें तो उसमें ये बिल्कुल कह चुका हूं कि खान साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि वो लोग जो मैंडेट के गासिब हैं उनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN, MQMP, उसके अलावा हम हर पॉलिटिकल पार्टी से ना सिर्फ बातचीत के लिए तैयार हैं बल्कि हम कर रहे हैं। 6 पार्टीज का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ चुका हुआ है, पहला जलसा पशीन में हो चुका हुआ है और जलसों का ऐलान हो चुका हुआ है। इसके अलावा भी हम बातचीत कर, इन लोगों से बात नहीं करेंगे। जब पहले हम हुकूमत में थे, इनसे बात करते थे तो ये NRO मानते थे, आज ये कुछ और मांग रहे हैं। वो भी आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि क्या ये मांगते हैं। चोरों से हमने बात करनी है, डाकुओं से करना है, गासिबों से करना है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, क्या वो इस काबिल है कि उनके साथ एक मेज पर बैठा जाए? नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी दोस्त मुल्क का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, हम हमेशा, PTI ने हमेशा उनको वेलकम किया। सिर्फ ये बताएंगे कि होशियार रहे, इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है। ठीक है, ठीक है। और कोई? जी जी जनाब। ये जो है हमने जलसों का ऐलान कर दिया है सारे पंजाब में। हमने DCs को लिख दिया है परमिशन के लिए, लेकिन हमें पता है कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी, सो हम कोर्ट्स में भी चले गए हैं। सारे पंजाब के जलसों का ऐलान हो चुका हुआ है। कराची का जलसा 28 अप्रैल को हो रहा है, उसकी तैयारी जारी है। इसके अलावा और बाई इलेक्शंस की हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही, उसके लिए भी हम कोर्ट्स चले गए हैं। जरा थोड़ा सा मेरे भाई मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जरा इन चीजों को खुद भी देखा करें कि क्या हो रहा है,
किस तरीके से हमें अभी तक जुल्म और जबर के नीचे दबाया जा रहा है, हमारी पॉलिटिकल राइट्स जो है उनको डिनाई किया जा रहा है, नहीं दे रहे आज भी। आज वो एक जो डाकू रानी है जो पंजाब के ऊपर हुक्मरान है, वो उसकी देखिए कि डायरेक्शंस क्या हैं, किस किस तरीके से वो हमारे राइट्स को कर्ब कर रही है, सलब कर रही है। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल नेक्स्ट सही है।